नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान के उस सबसे अहम हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो सच में एक नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है, हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये कोई बोरिंग कानूनी पन्ने नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की आज़ादी और ताकत का असली ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव होंगे अधिकारों की नींव, समानता और मुख्य स्वतंत्रताएं, संरक्षण, धर्म और संस्कृति, संवैधानिक उपचार, अधिकारों का विकास और अंत में कर्तव्यों के साथ इनका संतुलन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की नींव की। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्लासिक मेमोरी ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, संविधान का भाग 3 सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों की बात करता है, जिन्हें आप कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। इसके ठीक बाद भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, जो राज्य के लिए गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन आप इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और फिर आता है भाग 4A, जो हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है, यानी वो नैतिक जिम्मेदारियां जो हम पर बनती हैं। बिल्कुल साफ और सीधा बंटवारा। और इन अधिकारों को कोई छू भी ना सके, इसके लिए है अनुच्छेद 13। सच कहूं तो ये एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो आपके इन मौलिक अधिकारों को छीने। अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है तो वो अपने आप ही अमान्य या कहें तो जीरो हो जाएगा। है ना कमाल का सुरक्षा कवच। अब आगे बढ़ते हैं समानता और हमारी कुछ बहुत ही बुनियादी स्वतंत्रताओं की तरफ। यहाँ समानता के अधिकार में दो बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स का मेल है। एक तरफ है ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ, जो कहता है कि कानून की नज़र में सब एकदम बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसका मानना है कि एक जैसी परिस्थितियों वाले लोगों के साथ ही एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और यही वो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 15 के तहत हाशिए पर खड़े समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का रास्ता खोलता है। अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अनुच्छेद 19। ये हमें 6 शानदार आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसके अलावा शांति से इकट्ठा होने, संघ बनाने, पूरे देश में कहीं भी बेरोक-टोक घूमने, बसने और अपनी मर्जी का कोई भी काम या पेशा चुनने की आज़ादी। लेकिन ठहरिए, ये आज़ादियां बेलगाम नहीं हैं। देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर इन पर कुछ जायज़ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। मान लीजिए किसी पर कोई आरोप लग जाए, तब क्या? यहाँ एंट्री होती है अनुच्छेद 20 की। ये एक ऐसा मजबूत ढाल है जिसे राज्य भी नहीं तोड़ सकता। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहला, किसी को भी पुराने काम के लिए आज के नए कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, नो डबल जेपर्डी। और तीसरा, किसी को भी खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारे धर्म, संस्कृति और उनके संरक्षण पर। भारत की संवैधानिक पहचान दुनिया में सबसे अलग है और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पश्चिमी देशों की तरह हमारा राज्य धर्म से पूरी तरह आंखें नहीं फेर लेता। इसके बजाय हमारा ढांचा सभी धर्मों का सक्रिय रूप से सम्मान करता है और सबको फलने फूलने का बराबर मौका देता है। और याद है ना, 42वें संशोधन ने जब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा तो इस बात पर आधिकारिक रूप से मोहर भी लग गई। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 और 26 के बीच का ये बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 25 आपके लिए है, यानी एक इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी कि वो जो चाहे माने, अपने धर्म का आचरण करे। वहीं अनुच्छेद 26 एक कदम आगे बढ़कर पूरे धार्मिक समुदाय को अपने संस्थानों को मैनेज करने का सामूहिक अधिकार देता है, यानी एक अकेले व्यक्ति की आस्था और पूरे समाज का प्रबंधन दोनों सुरक्षित हैं। एग्जाम्स के नजरिए से यहाँ एक जबरदस्त टॉपर नोट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आती है ना, तो उनका ये अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि हमेशा राज्य स्तर पर तय होता है। और ये पूरी तरह लॉजिकल भी है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आबादी का गणित बिल्कुल अलग होता है, तो सच्ची सुरक्षा के लिए स्टेट लेवल अप्रोच ही काम करती है। अब आते हैं सबसे दमदार हिस्से पर, संवैधानिक उपचार और रेट। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं।
सोचिए, अगर आपको अधिकार दे दिए जाएं पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो क्या फायदा। अनुच्छेद 32 ही वो गारंटी है जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक तंत्र में असल जान फूंकती है। अधिकारों को लागू करवाने के इस जादुई हथियार को रिट कहते हैं। ये कोर्ट का एक फॉर्मल लिखित आदेश होता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट्स की पावर यहाँ थोड़ी ज्यादा है। वो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपके बाकी कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। अब ये कुछ लैटिन शब्द हैं जो सुनने में बड़े भारी लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है तो कोर्ट कहेगा इन्हें हमारे सामने पेश करो। या फिर मैंडेमस, जो सोए हुए सरकारी अधिकारियों को जगाकर उनसे उनका काम करवाता है। निचली अदालतों को उनकी हद में रखने के लिए प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी हैं। और अगर कोई गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ जाए तो को वारंटो उससे सीधे सवाल करता है, भाई किस अधिकार से? एकदम पावरफुल टूल किट। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे ये सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? कुख्यात एडीएम जबलपुर केस के वक्त तो ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर आया 44वां संशोधन, जिसने हमेशा के लिए ये साफ कर दिया कि हालात चाहे जो भी हों, आसमानी क्यों न गिर जाए, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आपका जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ संशोधनों और कोर्ट के फैसलों से इन अधिकारों का विकास कैसे हुआ। जरा सोचिए, 1950 में संपत्ति का अधिकार एक बहुत ही ताकतवर मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे देश को विकास और भूमि सुधारों की जरूरत पड़ी, ये अधिकार एक बड़ी रुकावट बनने लगा। नतीजा, 1978 में 44वें संशोधन ने इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही बाहर कर दिया और आज ये अनुच्छेद 301 के तहत महज एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। ये दिखाता है कि कैसे निजी अधिकारों और देश के विकास के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। और संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो ये ऐतिहासिक रस्साकशी रही है ना, वो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। गोलकनाथ केस में कहा गया कि संसद अधिकार नहीं बदल सकती। फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस आया, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे का शानदार सिद्धांत दिया। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने इनके बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाया। और अगर आज के बात करें तो 2015 के श्रेया सिंघल केस ने साफ कर दिया कि इंटरनेट पर भी हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह सुरक्षित है। और अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव, अधिकारों का कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों के साथ संतुलन। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जहां मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को ताकत देते हैं, वहीं डीपीएसपी पूरे समाज के भले की बात करते हैं। एक राजनीतिक लोकतंत्र बनाता है तो दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखता है। मिनर्वा मिल्स केस ने बिल्कुल सटीक बात कही थी कि ये दोनों कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही रथ के दो पहिए हैं जिनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। और हाँ, सिर्फ अधिकार मांग लेना ही काफी नहीं है, इसी बैलेंस को पूरा करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर 42वां संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा। चाहे वो संविधान का सम्मान करना हो, वैज्ञानिक सोच विकसित करना हो, महिलाओं का सम्मान करना हो या पर्यावरण को बचाना हो, कुल मिलाकर ये 11 कर्तव्य ऐसे नैतिक दायित्व हैं जो भले ही आप पर जबरदस्ती लागू ना किए जाएं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये हमारी ड्यूटी है। तो अब अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब हम सरकार से अपने अधिकारों की पूरी शिद्दत से मांग करते हैं, तो क्या हम अपने मौलिक कर्तव्यों को भी उसी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं? इस पर जरा गहराई से सोचिएगा, क्योंकि असली लोकतांत्रिक ताकत सिर्फ आज़ादी का झंडा बुलंद करने में नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को खामोशी से निभाने में भी छुपी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।